वैसे भी कहते हैं ना, किसी की आंखें, किसी का चेहरा जो होता है वो हमें क्या करता है, सब बता देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो किसान जो है वो खुद इतना दुख में, इतना दर्द में डूबा है, निराशा में डूबा है कि उसकी आंखें जो हैं देखकर लेखक को डर लगता है, क्योंकि लेखक देख नहीं सकते, इतना दुख है उसकी आंखों में। नेक्स्ट है, डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। अच्छा, जब डर लग रहा है तो फिर किसान ने की आंखों का जो दर्द है उसका वर्णन क्यों कर रहा है कवि। तो कवि जो है उसका वर्णन करने का कारण ये है कि वो उस समय के समाज में किसान की स्थिति क्या है ये बताना चाहता है, और उस समय जमींदार और महाजन जो थे वो कैसे किसान का शोषण किया करते थे, ये कवि जो है बताना चाहता है, और समाज के सामने इस सच्चाई को लाना चाहता है। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि डरते हुए भी कवि किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए करता है क्योंकि समाज में किसानों के साथ कितना अत्याचार किया जाता है, उनका कितना शोषण होता है, किस तरह जमींदार और महाजन जो है वो अपने लाभ के लिए किसान को परेशान करते हैं, उसके साथ जुल्म करते हैं। इस स्थिति को समाज के सामने लाना कवि अपना कर्तव्य समझता है। ठीक है। और पांचवा है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तब भी क्या वो कविता लिखता। हाँ बिल्कुल, अगर कवि उन आंखों से नहीं डरता तो भी कवि का धर्म ही है, कवि लोगों का केवल उद्देश्य मनोरंजन तो नहीं होता, समाज को एक संदेश, मैसेज भी देना होता है। तो प्रगतिवादी युग में जो शोषण हो रहा है किसान का, उस पीड़ा को अनुभव करते हुए उन्होंने वो जरूर इस चीज को लिखते। अगर वो किसान को नहीं भी उसकी आंखें देखते तो भी समाज में जो भी अन्याय, अत्याचार, अनाचार, शोषण या जो भी गलत काम हो रहा है उसके लिए वह अपना काव्य धर्म निभाते, यानी कविता लिखते। तो ये हो गए पांचों प्रश्न। अब बताओ, ये पांचों अच्छे से क्लियर हो गए? नहीं कोई आया समझ में, बताओ, दोबारा बताओ, नहीं तो आगे चले। चलूं आगे? चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। कविता, किसान को जो दुख मिला, जो उसका शोषण हुआ, उस दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? जमींदार और महाजन। ठीक है ना, क्योंकि खेतों को, जो खेतों का कभी मालिक हुआ करता था, वो किसान जो है अपना कर्ज चुकाते चुकाते खेत खलिहान घर द्वार सब लुटा बैठा, सब बेदखल, सबसे बेदखल हो गया, यहाँ तक कि उसके जानवर तक बिक गए। फिर यही उसके दुखों का अंत नहीं हुआ, उसका पत्नी, बेटा, बेटी, पुत्र वधु सब दूर हो गया। देखो इन सब के पीछे कारण कहीं ना कहीं किसान का शोषण करने वाले जमींदार ही है, क्योंकि बेटा भी जमींदारों के द्वारा मारा गया, बेटा मर गया, अकेला पड़ गया, फिर घर में दरिद्रता आ गई, कर्ज चुकाते चुकाते वो बेचारा परेशान था, दवा दारू कहाँ से करता, पत्नी बिना दवा इलाज के मर गई, पत्नी मर गई तो बेटी भी मर गई, बिना दूध के, माँ के दूध के बच्ची कैसे जिंदा रहती, छोटी सी बच्ची थी वो भी मर गई। फिर उसके बाद उसकी बहू को कोतवाल, कोतवाल भी शोषण करने वाले जब देखा कि ये सुंदर है लड़की, स्त्री, बहू जो उसकी थी, उसको उसने उठवा लिया और उसकी इज्जत से सौदा किया, तो क्या हुआ, वो भी मर गई। तो उसके पीछे भी शोषण करने वाले कोतवाल, यानी और इसके अलावा कहने का मतलब जितने भी उसको दुख मिले, चाहे वो उसके प्रियजनों के जाने के दुख हो, चाहे उसका घर द्वार बिकने के दुख हो, गाय बैल की जोड़ी, तो इन सब के पीछे कारण तो जमींदार और महाजन ही थे ना। तो वही बात कवि कह रहा है कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार और महाजन आदि को, कोतवाल आदि को जिम्मेदार बताया है, जिन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया, घर द्वार सब नीलाम करवा दिया, यहाँ तक कि उनके प्रिय, उसके जितने परिवार के सदस्य थे उन सबकी मृत्यु के कारण भी वही लोग थे।
ठीक है ना। अब चलूं आगे। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है, यानी पिछले सुखों को याद करके वो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से सुख के उसके क्षण थे। तो आप बता सकते हो कि ये किसान उस समय जब वो खुद अपने खेतों का मालिक होता था, हरी भरी खेतों में फसल लहलहाती थी, तो उन फसलों को याद करके उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। इसके साथ ही उसके पास खेतों को जोतने के लिए एक बैलों की जोड़ी थी, और यही नहीं, उसके पास एक गाय भी थी जिसका दूध वो खुद ही दूहता था, और अपने लहलाते हरे भरे खेत देखता था। ये सारी चीजें उसके मन में आंखों के आगे जब आती तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी, यानी अपने सुखी दिनों को याद करके किसान जो था वो खुश हो जाता था। ठीक, तो ये 3 प्रश्न आ गए आपको। अब चलो संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। संदर्भ सहित सहित आशय का पहला देखो, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अब ये सिर्फ एक पंक्ति है, पर इसमें आपको पूरा घटनाक्रम बताना है। तो आप बताओगे कि जब कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब महाजन के अत्याचार से दुखी किसान जो था, वो गाय की दुर्दशा का वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है कि उजरी नामक जो उसके पास गाय थी, सिर्फ किसान को ही वो अपना दूध दोहने देती थी, बाकी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। और महाजन जब उससे गाय भी कर्ज के एवज में छीन कर ले गया, तो फिर उसने अपना दूध किसी और को दोहने नहीं दिया, किसी और, क्योंकि वो किसी और के पास चली गई, लेकिन उसने अपना दूध दोहने किसी को पास नहीं आने दिया। ये घटनाक्रम है। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, मतलब फिर तो वो दूसरे की हो गई, लेकिन दूसरे के यहाँ भी कोई उसको दूध दोहने नहीं जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ घटनाक्रम लिखना है, संदर्भ सहित आशय प्रकट करना है, मतलब घटनाक्रम बताना है। दूसरा देखो, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब यहाँ पे बताएंगे कि किसान का जो पुत्र था वो खेत में महाजनों के जो जमींदार के जो कारकुने या जो आदमी थे, उनके द्वारा लड़ाई झगड़े में मारा गया, लाठियों से उसने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने खेत नहीं दे रहा था। तो इसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी विधवा हो गई। लेकिन हालांकि उसके विधवा होने में उसका दोष थोड़ी था, वो तो जमींदारों ने उसके पति को मारा था, उसने थोड़ी मारा था। लेकिन फिर भी हमारा समाज जो है वो उसकी पत्नी को पतिघातिन कहता है, अर्थात जो लक्ष्मी के समान थी। लक्ष्मी इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटे के मरने के बाद फिर सारी जिम्मेदारी, ससुर का ख्याल रखना, खेती बाड़ी में, खेती तो चली गई, घर के काम करना, ससुर का ख्याल रखना, ये सब काम करती थी, तो इसलिए उसको लक्ष्मी भी कहा गया है कि वो लक्ष्मी थी, यानी कि वो पूरे घर का बोझ उठा रही थी, लेकिन फिर भी पति घातिन ही कहलाती रही। अर्थात इतना करने के बाद भी उसको समाज जो है वो पति घातिन कहता था। तो यहाँ पे समाज का चित्रण है कि हमारा उस समय, तत्कालीन उस समय का जो समाज था वो किस तरीके से स्त्री के पति के मरने पर स्त्री को ही दोष ही मानता था। फिर है तीसरा, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन, चितवन यानी नजर, तीखी नोक सदृश बन जाती, यानी समान, सदृश यानी समान। तो यहाँ पे बताएंगे किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब किसान अपने अतीत के दिनों में अपने सुख के दिनों को जब याद करता था, तो वो सुखी यादें उसकी आंखों में एक क्षण को चमक लाती थी, लेकिन तुरंत वही आंखें जो थी शून्य में गड़ जाती जब उसको दुख याद आते, अपने दुख भरी यादें, मतलब किस तरीके से महाजन ने सब कुछ उसका हड़प कर लिया, किस तरह उसके परिवार के जन मारे गए, ये जब यादें उसकी आंखों के आगे आती तो उसकी आंखें जो थी, जो नजरें थी, वो तीखी नोक के समान चुभने लगती थी, यानी बहुत कष्ट होता था उन आंखों को देखकर। यानी उसकी दुखद स्मृतियों को
देखकर, दुखद स्मृतियों की याद करती हुई आंखों को देखकर बहुत कष्ट होता था। तो ये हो गए कविता से 7 के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। यानी ये उस समय की बात है जब समाज में स्त्री की बहुत दुर्दशा थी। स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता था कि एक खत्म हो गई तो दूसरी आ जाती थी। तो आपको आज के समाज में स्त्री का क्या रोल है, आज समाज में स्त्री की क्या स्थिति है, इस पर एक लेख लिखना है। तो ये तो आप अपने आप खुद ही कल्पना से लिखो। और इसमें लिखोगे क्या, लिखना ये कि वर्तमान समाज जो है वो उसकी सोच में बहुत अंतर आया है। आज स्त्री को पैर की जूती नहीं समझा जाता, बल्कि उसको बराबर का हक है और पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। यही नहीं, विधवा स्त्री भी जो है वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो गई है, मजबूत हो गई है, पूरे घर का खर्च उठाती हैं और समाज में उनको अपमानित नहीं किया जाता। तो आज के समाज में स्थिति क्या है स्त्री की, वो आपको बताना है। एक पैराग्राफ लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, ये आप अपने आप करिए। फिर है कविता से आसपास। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें और कारणों की भी पड़ताल करें। अब किसान अपना व्यवसाय यानी किसानी जो करते थे वो क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर एक परिचर्चा आयोजित करें। तो इस पे आप परिचर्चा तो क्या आयोजित करेंगे, आपको पॉइंट लिखने हैं। तो क्या लिखोगे कि किसी समय किसान जो थे, कल्पना से लिखना है आपको, वो खेती बाड़ी करके बहुत खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन धीरे धीरे किसानों की स्थिति में बहुत फर्क हो गया, बहुत अंतर आ गया और किसान का जीवन जो है वो एक कष्टपूर्ण जीवन ही रह गया। तो इसलिए लोग किसान का जो कर्म है वो छोड़ने लगे। कारण क्या हो सकते हैं, कारण ये हो सकते हैं कि एक तो हाँ, हमारे देश में कृषि के लिए ज्यादातर किसान वर्षा पर निर्भर है, पानी की कमी, वर्षा पर ही निर्भर है। तो वर्षा नहीं होती तो फसल नहीं हो पाती, तो इस कारण भी लोग छोड़ रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है किसान का कर्म अपने आप में बहुत मेहनती कर्म करना है, मतलब धूप हो, वर्षा हो, तूफान हो, आंधी, उसको काम अपना करना ही करना है। दिन भर वो उसको खेत हल जोतना है, कभी काटना है, ध्यान रखना है, नहीं रखा फसल, खड़ी फसल खराब हो जाएगी। दूसरा, कृषि की उसमें लागत बहुत आती है और पैदावार कम होती है, यही कारण है वो कर्ज में आ जाता है। जैसे बीज खरीदने, बीज इतने महंगे हैं कि बीज खरीदने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज लेते लेते फिर वो कर्ज लिया, उस पर ब्याज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो बेचारा वो चुका ही नहीं पाता, पूरा जीवन इसमें गुजर जाता है। इसी तरह कुछ प्राकृतिक आपदाओं से भी वो अपनी फसल को नहीं बचा पाता। वर्षा हो गई या मानो ओले पड़ गए, पाला पड़ गया तो फसल खराब हो गई। और दूसरी बात, किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता, पूरा पैसा नहीं मिल पाता, मन मर्जी से लोग अपना कीमत लगाते हैं। तो इसलिए किसान का जो काम है वो लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और दूसरा व्यवसाय अपना रहे हैं या गांव से छोड़कर शहर आ जाते हैं। देखा होगा ज्यादातर गांव छोड़कर शहर आने वाले लोगों में किसानों का ही परिवार रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं अब गांव में कुछ नहीं रहा खेती बाड़ी, तो वो लोग शहर आकर नौकरी करने लगते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं। ठीक है, आजकल तो वैसे ही किसान आंदोलन चल रहा है, देख ही रहे हो आप लोग, किसान आंदोलन जिसमें वो अपने अपने हितों को लेकर, लेकिन आज का किसान ज्यादा जागरूक है। देख लो आप कितना सक्षम है, कितना पावरफुल है, जाम कर दिए रास्ते और क्या कर रहे हैं वो लोग, देख रहे हो ना आज कितने 20-25 दिन से ज्यादा हो रहे हैं वो लोग धरने पे बैठे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। उनमें से आधे से ज्यादा किसान तो ऐसे हैं जिनको ये पूरा प्रकरण ही नहीं मालूम कि आखिर कृषि कानून है क्या।
प्रधानमंत्री जी ने समझाया है, तब जाके कुछ एक को समझ आया है। लेकिन आधे से ज्यादा किसान तो समझ ही नहीं पा रहे कृषि कानून है क्या, उसमें उनके फायदे की तो बात है, और वो नहीं समझ पा रहे। तो आज का किसान तो ज्यादा सक्षम है, लेकिन फिर भी वो और ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग आज कर लेना। आप बताओ मुझे कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया, या पाठ में कविता में कौन सा पद आपको नहीं समझ में आया। फिर से रिपीट कर दूंगी। और अगर पूरा समझ में आ गया तो बताओ, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर पूछूं। हाँ कर लो बेटा क्वेश्चन आंसर, ज्यादा तो है नहीं, ज्यादा तो है नहीं, कर लो सारे। अंधकार की गुहा 3 4 5। कविता से आसपास वाला भी कर सकते हो, इतना नहीं, ठीक है ना। कविता से आसपास वाला भी इतना कोई कठिन तो नहीं है, आप कर सकते हो। 2-3 पॉइंट ही लिखने हैं कि किसान जो है वो अपना किसानी का कर्म छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, बस फिर आज इतना ही है ना। आज का होमवर्क है डू ऑल क्वेश्चन आंसर्स। ओके, चलो ठीक है, ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।
मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था बेटा? ये स्टेज नहीं है, ये स्टेज है। इसकी स्टेज का मतलब है फॉर्म सेकेंड है। स्टेज तो स्टेप्स होते हैं, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड। ये स्टेन आया है इसका मतलब फॉर्म चेंज हो गई। एक्चुअली होता क्या है, वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर मान लो उसके स्ट्रक्चर आरएनए की डीएनए की, जैसे अंदर डीएनए के अंदर कुछ इस तरीके के अमीनो एसिड्स की पेयरिंग होती है। एग्जांपल लेना है, ए के साथ बी, ए के साथ बी, ए के साथ बी, ए के साथ बी। अगर किसी कारण से, किसी भी रीजन से ये फॉर्म चेंज हो जाए, यहाँ पे बी हो जाए या ए हो जाए या किसी और तरह का बदलाव हो जाए, सारे उल्टे हो जाए, बी बी ए हो जाए, तो फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो इस वायरस के साथ यही हुआ, इसने अपनी म्यूटेशन कर लिया, अपनी फॉर्म चेंज हो गई है। इस म्यूटेशन होने का कारण है लगातार कॉपी होते रहना। लगातार कॉपी होती है कोई चीज, फोटोकॉपी, अपन किसी चीज को करें, एक जैसी चीज दोबारा बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे, ठीक है, पूरा उधेड़े फिर बनाए फिर पूरा बनाए, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, हो जाता है सारा गड़बड़। हाँ भाई नियति, लास्ट क्लास में कहा थे बेटा आप? ठीक हो? चलो टाइम मैंने पढ़ा दी थी, आज अपन टिप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रुथ आप वर्ड्स जानते हैं क्या चीज है, ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है टिप, ठीक है। आज का अपना जो वर्ड है वो है टिप। इसके बारे में समझो क्या है। ह्यूमन किसी भी एनिमल के दांतों के बारे में पढ़ना या समझना या उसकी स्ट्रक्चर को समझना डेंटिनेशन कहलाता है। डेंटिनेशन आज अपन ये पढ़ रहे हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो टीथ के अंदर डेंटिनेशन है। तो जो ह्यूमन टीथ है उसका एक बार शॉर्ट में अपन थोड़ा सा रिकेप करने की कोशिश करते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। पहली टर्म जो अपन यूज करते हैं ह्यूमन टीथ के लिए, विच इज डाइफाइडोडोन। डाइफाइडोन, ह्यूमंस आर डाइफाइडोन।